नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में आज अध्ययन करेंगे भारतीय वित्त व्यवस्था का। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहला हो गया मांग पक्ष और दूसरा है पूर्ति पक्ष। ठीक है। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को फिर तीन भागों में बांटा जाता है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार, महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि शाख में अब भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई व 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। सर ओसबॉर्न स्मिथ 1/4/1935 से 30/6/1937 तक आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर की बात करेंगे तो वो सीडी देशमुख 11/8/1943 से 30/6/1949 तक थे। इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून था, जो अब 8 दशकों के बाद परिवर्तित होने जा रहा है। अगले लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का लेखा होगा। उसके बाद सभी लेखा वर्ष सरकार के वित्तीय वर्ष के भांति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। आरबीआई देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी कि ये मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं उनको रेगुलेट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य और दूसरा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन आरबीआई के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों के बैंक का काम। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि बैंकों का बैंक कौन है, तो आपका आरबीआई। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण एवं आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार से है: मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। संस्थागत कृषि शाख की सुविधाओं की व्यवस्था व विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। कौन कौन सा? आपकी बैंक दर नीति द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, तरलता यानी कि लिक्विडिटी संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। सरकार अर्थोपाय ऋण वेज एंड मीन्स एडवांसेस आरबीआई से लेती है। आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में वृद्धि होती है। साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन, तो साख की जहां बात आएगी उसका मतलब है क्रेडिट्स। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है। इसमें से 115 करोड़ रुपए का मूल्य
स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है। ठीक है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों की साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े आरबीआई द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित होते हैं। आरबीआई तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो की दर में कमी करता है। ये आपसे क्वेश्चंस असर्शन रीजन में पूछा जाता है, यानी कि कथन कारण में पूछा जाता है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए रेपो तथा रिवर्स रेपो की दर में कमी की जाती है। इसको आपको दे दिया जाएगा कथन और कारण में। ठीक है, या फिर 2 या 3 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उनमें दे दिया जाएगा। स्फीति को नियंत्रित करने के लिए दोनों दरों में वृद्धि करता है, जिससे तरलता में कमी आती है। आरबीआई की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1786 में खोला गया था। इसके बाद 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। ये सभी बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय अवध कमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 में स्थापित किया गया। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। ठीक, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 40 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 43 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई और 1921 में इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। इन 8 सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जून 2009 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। शेष बचे 5 सहायक बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि यह शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति है विद यू ऑल द वे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत में 1 लाख रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, फ्रांस की कार्डिक SA के साथ। ठीक है, विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं। इसके 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं। नाबार्ड ने एसबीआई को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों व 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमा वाले, 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ से अधिक जमा वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हों, साथ ही जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर हो। सार्वजनिक बैंक वे बैंक हैं जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिए जाने के 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 17 हो गई। 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक बड़ा विलय किए जाने की घोषणा की। इसके अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। इसके फलस्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या अब घटकर 12 रह गई है। संघीय बजट 2020-21 में अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि के लिए बीमा कवर की धनराशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
यह बीमा डिपॉजिट, इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण का वह भाग जिसका निष्पादन बेहतर नहीं होता, अर्थात जिस ऋण की किस्त एवं ब्याज का समय समय पर भुगतान नहीं होता, उसको गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति यानी कि एनपीएस कहा जाता है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वर्तमान में भारतीय बैंक 90 दिनों तक किस्त एवं ब्याज का भुगतान नहीं होने वाले ऋण को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों एनपीए की श्रेणी में रख देते हैं। बात करते हैं बेसल मानक। 1974 में बैंकिंग विनियमन हेतु मानक विकसित करने के लिए बेसल समिति, बेसल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन बीसीबीज नामक एक अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इसमें 27 देश एवं यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंक सम्मिलित है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बिस इसके कार्यालय में स्थित है। बेसल फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड मानक बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं, जो बैंकों को आकस्मिक संकटों से निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह देते हैं। वित्तीय तनाव की स्थिति में बैंकों को शोधक्षम सॉल्वेंट बनाए रखने के लिए पूंजी आवश्यकताओं का सुझाव दिया गया है। बेसल मानकों में सलाह दी गई है कि बैंक अपनी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए अपने ऋण वितरण की प्रक्रियागत नियमों को पूरा करें। भारत के द्वारा 1999 में बेसल 1 मानक और 1 मार्च 2009 में बेसल 2 मानक को स्वीकार किया गया। आरबीआई द्वारा भारतीय बैंकों के लिए बेसल 3 मानक अपनाने के लिए 2 मई 2012 को अंतिम दिशा निर्देश जारी किया गया, जो कि निम्नलिखित हैं। इसके तहत 31 मार्च 2019 तक भारतीय बैंकों को चरणबद्ध तरीके से बेसल 3 मानकों को लागू करना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण बेसल 3 के कार्यान्वयन जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिए गए। बेसल 3 मानकों के तहत बैंकों को अपना कोर पूंजी अनुपात 8%, जबकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.5% करने का लक्ष्य। ठीक है, वर्तमान में क्या था ये? उस समय के हिसाब से बेसल 1 में ये 8% था। इसके तहत बैंकों के लिए अपने सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंकों को प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि से जोखिम फंड का निर्माण करना होगा, जिसका इस्तेमाल संकट की घड़ी में किया जा सकेगा। बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से 14 जून 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में 2 बार वर्ष 2002 और 2006 में संशोधन किया गया। बैंकिंग लोकपाल एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है, जिसकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता, बल्कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में गठित अपीलीय प्राधिकार में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सभी वाणिज्यिक बैंकों जिनकी शाखाएं 10 या उससे अधिक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर को ग्राहकों की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। बैंकिंग लोकपाल भारत में कार्यरत भारतीय एवं विदेशी बैंकों से संबंधित शिकायतों, चाहे वे शिकायतें भारतीय नागरिकों या प्रवासी भारतीयों अथवा अनिवासी भारतीयों से संबंधित हो, या फिर विदेशी नागरिक की भारतीय बैंक से संबंधित हो, उसको सुनने और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल 2019 की शुरुआत की गई है। इसे भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित गैर बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल लेन देनों की शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित एवं लागत युक्त शिकायत निवारण तंत्र है। ठीक है, तो बेसिकली लोकपाल में क्या होता है कि आप जो भी कस्टमर्स हैं, उनकी जो भी शिकायतें हैं, उनसे संबंधित ये संस्था होती है, ये योजना होती है। बैंकों के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल लेन देनों से संबंधित शिकायतें बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत ही देखी जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली अब जो बात आ रही है 2019 से, वो है डिजिटल लेन देन की, और ये शिकायतें बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत देखी जाएंगी। भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। ये बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं, उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है।
इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियां, समिति का नाम और उनके उद्देश्य। एम.एन. गोइपोरिया समिति ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से। एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से। नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार। पी.आर. नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। एस.एस. तारापुर विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से। आर.वी. गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से। वाई.वी. रेड्डी छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से। पी.आर. खन्ना वही आपका एनपीए की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य से। दीपक पारिक आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से। डी सुब्बाराव मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य से। दामोदरन समिति बैंकिंग सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सिफारिशें जैसे न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करना, आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की सिफारिश। श्यामला गोपीनाथ समिति लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव के उद्देश्य से। ए.के. खंडेलवाल बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार। विमल जालन नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा। उर्जित पटेल मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए। उषा थोराट देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने। एम.वी. नायर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा तथा इस क्षेत्र में उधार से संबंधित मुद्दों में संशोधित दिशा निर्देश प्रस्तावित करने के उद्देश्य से। नचिकेत मोर समिति निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु। दीपक मोहंती वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से। तो ये सारी समितियां आपसे पूछी जाती हैं कि किस किस समिति का क्या उद्देश्य रहा है और ज्यादातर ये आपकी मिलान करने के लिए आती हैं या फिर आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई। इस दिन 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया। मुरादाबाद तथा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भिवानी हरियाणा, जयपुर राजस्थान तथा मालदा पश्चिम बंगाल। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक 50:15:35 के अनुपात में पूंजी लगाती है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। केलकर समिति की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी। उस समय तक इसकी संख्या 196 थी। 1 अप्रैल 2020 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 38 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तन बैंकों में विलय की संस्तुति प्रोफेसर A.M. खुसरो की अध्यक्षता में गठित 1989 में कृषि साख समीक्षा समिति ने की थी। ठीक है, विलय यानी कि मर्ज करना। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में नरसिम्हम समिति का गठन किया गया। इसने बैंकिंग संरचना को 4 स्तरीय अधिक्रम में स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। बैंक दर जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वो बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। अब बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे, फलस्वरूप बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी आएगी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जा सकती है। निवेशकर्ताओं और परिवार द्वारा साख की मांग में कमी आएगी अर्थात अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी में कमी होगी, तरलता में कमी होगी। उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी होगी जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में मददगार साबित होगी। बैंक दर में कमी करने पर बैंक दर के वृद्धि करने के प्रभाव का ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यानी बैंक ऋण ज्यादा लेंगे। ठीक है, जब वृद्धि करेंगे तो बैंक ज्यादा ऋण लेंगे, बैंक के पूंजी की मात्रा बढ़ेगी यानी कि तरलता में वृद्धि होगी। बैंकों के ब्याज दर में कमी आएगी, साख की मांग में वृद्धि होगी यानी अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बैंक दर इज प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी या तरलता, ठीक है, अगर आपकी बैंक दर बढ़ेगी तो आपकी तरलता में, अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि होगी और अगर बैंक दर कम होगी तो तरलता में कमी होगी। ठीक है,
समग्र मांग में वृद्धि होगी, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, यानी मुद्रा अपस्फीति पे नियंत्रण होगा। रेपो दर, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उन्हें रेपो दर कहते हैं। ठीक है, तो छोटे समय के लिए जो लोन लिया जाता है कमर्शियल बैंक्स द्वारा उसको रेपो रेट बोलते हैं हम। रेपो दर में वृद्धि और कमी का प्रभाव, रेपो दर में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। रिवर्स रेपो दर यानी कि रिवर्स रेपो रेट, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज पर नकदी प्राप्त की जाती है। ठीक है, रेपो रेट में क्या हुआ, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंक को दिया, और रिवर्स क्या हो गया, रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट, यानी अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक जब कमर्शियल बैंक से ब्याज ले रही है तो वो आपका रिवर्स रेपो रेट हो गया। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बड़ी ब्याज दरों पर कमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक पर जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे और इससे बैंक की तरलता में कमी आएगी, बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होगी। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट आएगी, अर्थात समग्र मांग में गिरावट आएगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक होगी। रिवर्स रेपो दर में कमी करने पर, रिवर्स रेपो दर में कमी होने पर क्या होगा, इसके ऊपर विपरीत होता है। बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण कम मात्रा में उपलब्ध कराएंगे, इसके कारण बैंकों की तरलता में वृद्धि होगी, बाजार में भी तरलता में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में कमी आएगी। तो समग्र मांग में वृद्धि होगी तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी जो मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण में सहायक होगी। बचत बैंक दर, बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहा जाता है। जमा दर, बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को जमा दर कहा जाता है। नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, इतना नकद आपको जमा करना ही करके रखना पड़ता है। जिसकी दर जितनी ऊंची होती है बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। नेक्स्ट है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नकद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। प्राइम लैंडिंग रेट यानी कि PLR, किसी भी बैंक के लिए प्राइम लैंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है इसको ऋण देने को तैयार है। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है। आधार दर प्रणाली यानी कि बेस रेट, RBI ने PLR आधारित उधार देय प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया है। इसकी गणना लागत आधारित सूत्र से की जाएगी। यह PLR से कम होगा तथा कोई भी बैंक इससे नीची दर पर किसी को उधार नहीं देगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली ये शीर्ष संस्था है। इसकी आरंभिक पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार की हिस्सेदारी 50:50 थी। ठीक है, 50-50 का परसेंट था इनका। 31 मार्च 2021 को इस बैंक की चुकता पूंजी रुपए 15,080 करोड़ रुपए है। भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंकों के बीच शेयर पूंजी की हिस्सेदारी में संशोधन के बाद आज नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान
12 जुलाई 1982 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ NAFED की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। इसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण, निर्यात तथा आयात करना। नाफेड ने मूल्य स्तर के स्थिरीकरण तथा बाजार में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में हुई। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद ट्राइफेड, इसकी स्थापना 1987 में हुई। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 में हुआ था। यह बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 में की गई। इसने अपना कार्य 1 जुलाई 1966 से शुरू किया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 20 मार्च 1985 में की गई। माइक्रो फाइनेंस को विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को नियामक निकाय बनाया गया है। इसके लिए द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाम से एक कोष के सृजन का प्रावधान है। विधेयक के अधिनियमित होने पर माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थाओं के लिए नाबार्ड के पास पंजीयन कराना होगा तथा इसकी अनुमति के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी। पंजीयन के लिए अब क्या होगा? इससे संबंधित संस्था के पास अपने स्वयं की न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य है। विधेयक में किए गए प्रावधानों में 50,000 रुपए तक राशि उधार देने, आवास ऋण के मामले में 1.5 लाख रुपए तक, इसको माइक्रो फाइनेंस कहा गया है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1 फरवरी 1964 को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कंपनी हो गया है। इसकी परिसंपत्तियों का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया है। इन चारों ने सरकार को पूरा मूल्य चुकाकर UTI सेकंड, UTI AMC के प्रबंधन के साथ साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया है। UTI AMC, UTI म्यूचुअल फंड में इन चारों की हिस्सेदारी 25-25% की है। ठीक है, किस किस की हो गई? भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक की। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय हैं तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। दिसंबर 2011 में LIC की चुकता पूंजी 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। 17 मार्च 1997 को सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई में 1 अप्रैल 1935, भारतीय औद्योगिक निगम 1948, भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जनवरी 1955, भारतीय स्टेट बैंक जुलाई 1955, भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय मुंबई 1 फरवरी 1964, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई 1982, नाबार्ड की बात हो रही है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय लखनऊ में अप्रैल 1990, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982, राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975, भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय मुंबई सितंबर 1956, भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप। मुद्रा पूर्ति से आशय मुद्रा की कुल मात्रा से है जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है।
मुद्रा पूर्ति के मुख्य घटक हैं लोगों द्वारा अपने पास रखी गई करेंसी तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग सामान्यतः निम्न रूपों में पाई जाती है: M1, M2, M3 और M4। मुद्रा गुणक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात से है। मुद्रा गुणक M/H, जहां M मुद्रा का स्टॉक और H शक्तिशाली मुद्रा से है। चूंकि मुद्रा का स्टॉक सामान्यतया शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसीलिए मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कहाँ कहाँ व्याप्त है, इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है ताकि मौद्रिक नीतियों का संचालन किया जा सके एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। 1977 की बात है। इसमें पूंजी की आपूर्ति पर गठित दूसरे कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षित मुद्रा के अलावा M1, M2, M3 और M4 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है। मुद्रा पूर्ति की उपयुक्त सभी अवधारणाओं में M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है। M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक है। M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल है, यानी लिक्विडिटी M1 में सबसे ज्यादा है और M4 में सबसे कम है। तरलता की दृष्टि से इन चारों का क्रम है M1, M2, M3, M4। M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी कि M1 M2 से ज्यादा है। तरल M1 की सबसे ज्यादा है, फिर M2 की है, फिर M3 की है और फिर M4 की है। कई बार ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। भारत में M0, M1, M2, M4 का प्रयोग विदेशी विनिमय प्रारक्षित विधियों की माप हेतु किया जाता है। मौद्रिक एवं चलनिधि अवयवों की माप अर्थात मुद्रा पूर्ति की माप हम किस तरीके से करते हैं? M0 कह लें या MO कह लीजिए, इसको हम आरक्षित मुद्रा कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका? संचलन में जो भी मुद्रा है, RBI के पास बैंकों की जमा राशियां और RBI के पास अन्य जमा राशियां, इन सबको योग जो है वो आरक्षित मुद्रा है। M1 इसे संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। इसमें जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा, RBI के पास अन्य जमा राशियां। M2 की बात करेंगे तो M1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशियां, तो यानी M1 का पूरा प्लस डाकघर में बचत जमा राशियां। ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है और हो सकता है आपसे ये इस तरीके से पूछ ले कि M1 की सारी चीजें दे दे प्लस डाकघर में बचत जमा राशियां, तो वो आपको चेक करना होगा। M3 यानी कि व्यापक मुद्रा, इसमें M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास समय जमा राशियां, ठीक है, जो मियादी टाइम डिपॉजिट्स हैं वो। फिर M4 की बात करेंगे तो इसमें M3 प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशियां राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। एनसीईआरटी में M1 और M2 मुद्रा को संकुचित मुद्रा तथा M3 और M4 को व्यापक मुद्रा बताया गया है। M3 मुद्रा मुद्रा माप की सबसे साधारण रूप है। इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। भारत में पत्र मुद्रा। भारत में 1861 के पूर्व निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि ने विभिन्न देवनागरी लिपियों में कागजी मुद्रा निर्गत की। ठीक, सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 के बाद हुआ है। 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व RBI को दे दिया गया। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए। 1947 के बाद जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले पत्र मुद्रा आई और 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपए के नोट आए। तो ये आपको ध्यान रखना है किस किस तरीके से नोट आए और उन पर किस किस के चित्र हुआ करते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करके कॉल बाजार की उग्रता में कमी लाता है एवं इसे स्थायित्व प्रदान करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 उपाय करता है। वह एक तो DFHI तथा कॉल मनी बाजार की संस्थाओं को अधिक फंड उपलब्ध कराता है और रीपो नीलामी करता है। ट्रेजरी बिल्स, ये अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। इसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में RBI 91 एवं 364 दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है। इनकी न्यूनतम राशि 25,000 रुपया तथा इसी गुणक में होती है। ठीक है,
जैसे 25,000 होगी, फिर 50,000 होगी, इस तरीके से इसके गुणक होंगे। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार 1917 में निर्गत की गई थी। एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, यह सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। यह रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होती है। भारत में इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी, लेकिन 1997-98 की बजट से इसे बंद कर दिया गया। तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियों एवं ऋणों का अनुक्रम क्रमशः नकद, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स और कॉल मनी। मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां हैं कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र। DFHI अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMFS अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना 1992 में की गई। ठीक है, MMFS की 1992, DFHI की 1988। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि की वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि जो पूंजी बाजार है वो मध्यम तथा दीर्घ काल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, गिल्ड एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ड एज्ड बाजार रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एज्ड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। अच्छा देखिए, गिल्ड एज्ड का मतलब होता है उच्च श्रेणी। तो यहाँ पर क्या होता है कि गिल्ड एज्ड सिक्योरिटी जो होती है, तो ये सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उच्च श्रेणी के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों जो होती हैं उनकी बिक्री और खरीद के लिए ये बाजार होता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिवेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिवेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ड एज्ड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। ऐसी संस्थाएं हैं मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। UTI अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। अभिदत्त पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो शेयर धारक द्वारा खरीदा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर ही की जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा ही किया जाता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में भी स्थापित किए गए हैं। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन 6 सदस्यों की देखरेख में किया जाता है। इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है तथा 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों में से ऐसे व्यक्ति नामित किए जाते हैं जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होते हैं। सेबी के प्रबंधन में 1 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से तथा 2 अन्य सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार द्वारा होता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, किंतु कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही इस पद पर रह सकता है। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियों IDBI, ICICI,
IFCI द्वारा दी गई थी। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही प्राप्त हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का अधिकार भी सेबी के पास है। सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति सन 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। यानी फेरवानी समिति किससे रिलेटेड है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। सन 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को इस बाजार एक्सचेंज की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI की राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में वर्ली में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE यह दलाल स्ट्रीट में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था और 2002 में बदलकर इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE कर दिया गया। 19 अगस्त 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया है। ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI इसकी स्थापना नवंबर 1992 में मुंबई में की गई। यह भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज NASDAQ के आधार पर की गई है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख से 25 करोड़ रुपए तक हो। स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश हो सकता है। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की कुछ कंपनियां हैं: डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, HDFC, ICICI, MTNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, विप्रो, टाटा मोटर्स। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस थी। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक BSE सेंसेक्स यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 है। BSE 200 यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 है। डॉलेक्स BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आदर्श वर्ष 89 और 90 है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। चलिए अब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? क्रोमर। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वो गर्म मुद्रा कहलाती है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी क्या हो जाएगा? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा कहलाता है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? रुपया। चलिए अब देखना है सही कथन कौन सा है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। ठीक है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी। बिल्कुल ठीक। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है तो वो सॉफ्ट करेंसी होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है।
सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जे.बी. से। मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति नहीं है, बैंक दर नीति है, मुद्रा आरक्षित अनुपात है, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं ना, जब महंगाई बढ़ना है तो इट मींस कि मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो वो है देनदार। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? ऋणी। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थिति हो तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बचत का बजट, सरकारी व्यय में कटौती, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, इन सब से रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर में कमी नहीं है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक का। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी है? M1। किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो M3 को। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये डाक खानों की मांग जमा को नहीं किया जाता। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो ये सारे हैं रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, इन सबको विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूहों से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब शुरू हुआ? 1806। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। ठीक है, अपवंचन का मतलब होता है इवेजन या फिर टैक्स थेफ्ट, यानी कि टैक्स की चोरी नहीं हुई है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। कौन सा कथन सही है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। ठीक है, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। दोनों ठीक है। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था अवमूल्यन? 1949 में। अंतिम बार कब किया गया है? 1991 में। किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो ये 1991 में किया गया। जुलाई 1991 में भारतीय रुपए के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था कितना? 20%। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई।
इनमें से आरबीआई का क्या कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करना है, मुद्रा योजना बनाना भी है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना भी है, लेकिन निर्यातकर्ताओं को ऋण देना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नोट निर्गमन है, सरकार का बैंक है, ये बैंकों का बैंक है। जनता से जमा स्वीकार करना देखिए नहीं है, जनता से जो जमा होती है वो बैंक स्वीकार करते हैं, और आरबीआई का जो भी काम होता है वो बैंकों के साथ होता है, ठीक है, डायरेक्ट जनता से नहीं होता। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक आरबीआई। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक आरबीआई। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों में कौन सा बैंक संपादित करता है? आरबीआई। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? आरबीआई में। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता, तो देखिए इसका आंसर सिक्किम है, जम्मू कश्मीर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल ठीक। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 4 ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।